अमृतपाल कोई मामूली भगौड़ा नहीं बल्कि कनाडा और ब्रिटेन में बैठे खालिस्तानियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो मोहरा है जो पंजाब को आतंकवाद की आग में जलाना चाहता था, लेकिन उसका ये प्लान पूरा होने से पहले ही फेल हो गया और वो दर दर अब भटक रहा है, पुलिस से भाग रहा है। 4 दिन पहले जालंधर में अमृतपाल सिंह और पंजाब पुलिस का आखिरी बार एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई और तब से अमृतपाल इधर उधर छिपकर खुद को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और इस बीच इस वक्त की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष को मिली है। यह तस्वीर अमृतपाल की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। अमृतपाल जब गाड़ी से उतरकर बाइक से भाग रहा था, यह तस्वीर तब की है। TV9 भारतवर्ष के पास अमृतपाल की सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस CCTV वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अमृतपाल सिंह ब्रेजा से उतरकर पहले अपने कपड़े और पगड़ी बदलता है और बाइक पर फरार हो जाता है। तो इस तस्वीर को देखिए, ये सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त अमृतपाल के जुड़ा हुआ निकल करके सामने आया है, जिसमें वो कैसे अपना पूरा का पूरा वेशभूषा बदलने में लगा हुआ है, गाड़ियां बदल रहा है। सबसे पहले उसने शुरुआत की थी मर्सिडीज से वो ब्रेजा पे पहुंचा और ब्रेजा के बाद उसने फिर मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और उस मोटरसाइकिल पर आने से पहले उसने अपने पूरी जितनी पगड़ी और तमाम चीज़ें थी उन सबको चेंज किया, बदला। और अब जो कहा जा रहा है कि वो जीन्स और टी-शर्ट में इस वक्त कहीं छिपा हुआ है, उसने अपना पूरा रूप बदल लिया है और कोशिश में है कि किसी भी तरीके से पुलिस के हाथों में ना आ पाए। पंजाब में 80,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। 4 दिनों से पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो फरार है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? ये सवाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछा है। इस सवाल और इसके डिटेल में आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो सबसे बड़ा सवाल है उसे समझ लेते हैं। सवाल यह है कि भगौड़ा अमृतपाल कहाँ है? अमृतपाल पुलिस से कब तक छिपेगा? क्या पाकिस्तान वो भागना चाहता है? क्या नेपाल भागने वाला है अमृतपाल? कब तक जारी रहेगी अमृतपाल की तलाश? इन 5 सवाल पर पूरी दुनिया की नजर है और इसका जवाब देना है पंजाब पुलिस को। हमने आपने न्यूज़ मित्रों को ये पूरी खबर समझाने के लिए एक सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। इस खबर में सत्ता की 5 कुंजियां हैं। पहली कुंजी है, क्या अमृतपाल ने अपनी वेशभूषा बदल ली है? दूसरी कुंजी है कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग सकता है। तीसरी कुंजी है, अमृतपाल की पत्नी की चर्चा क्यों हो रही है? चौथी कुंजी है, अमृतपाल गिरफ्तार कब होगा? और 5वीं कुंजी है, अमृतपाल का प्लान फेल कैसे हो गया? अब सत्ता की पहली कुंजी की बात करते हैं। आप लोगों ने अमृतपाल की पुरानी तस्वीर देखी होगी। अमृतपाल ना पगड़ी पहनता था, ना दाढ़ी रखता था और ना ही लंबे लंबे बाल रखता था, यानी अमृतपाल का पूरा लुक अलग था। लेकिन 2022 में भारत लौटने के बाद उसने बाल लंबे कर लिए, पगड़ी पहनने लगा और कथित धर्म गुरु बन गया। अब जब पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हो सकता है पाकिस्तान भागने के इरादे से अमृतपाल ने सिख वेशभूषा और हुलिये को छोड़कर अलग लुक ले लिया। पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ सालों में अमृतपाल की अलग अलग हुलिये वाली तस्वीरें केंद्रीय एजेंसियों के साथ शेयर भी की हैं। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। पंजाब IGP सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि अमृतपाल सिंह की कुछ तस्वीरों को वो जारी कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें प्रदर्शित करें ताकि लोग उन्हें गिरफ्तार करने में हमारी मदद कर सकें। हम सत्ता के न्यूज़ मित्रों से अपील करते हैं कि इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लें और पंजाब पुलिस की मदद करें। हमें सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल पहले मर्सिडीज से भागा था, उसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार में बैठकर शाहकोट की तरफ वो भागा। शाहकोट में अमृतपाल ने अपने कपड़े बदले, उसके बाद ब्रेजा कार छोड़कर वो भागा। यहाँ से अमृतपाल और उसका एक साथी दोनों 2 अलग अलग बाइक लेकर के फरार हो गए। पंजाब पुलिस ने ब्रेजा कार जब्त कर ली है। इसमें अमृतपाल के कपड़े और कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। और ये जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, यही वो लेटेस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो है। वो ब्रेजा कार जहाँ से उतर करके फिर उसने अपना पूरा हुलिया बदला और देखिए कैसे हुलिया बदल के वो उस बाइक पर बैठ रहा है। और उसके बाद ये लास्ट लोकेशन है, इसके बाद वो फरार हो जाता है यहाँ से। लेकिन पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वो उनके शिकंजे में होगा, उनके कब्जे में होगा। लेकिन ये बार बार लोकेशंस बदल रहा है, गाड़ियाँ बदल रहा है। हो सकता है कि मर्सिडीज से कुछ दिनों बाद ये आपको साइकिल या बैलगाड़ी पर भी दौड़ता भागता नजर आए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अलग अलग बिल बदलकर अपने आप को बचाने की और छिपाने की कोशिश और कवायद में लगा हुआ है।
यानी ये तो क्लियर है कि जिस वेशभूषा में अमृतपाल जालंधर में आखिरी बार देखा गया था, अब वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे अमृतपाल कार से उतरकर बाइक से भाग रहा था। कार में बैठे अमृतपाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। भागने के दौरान अमृतपाल ने इसी कार का इस्तेमाल किया था। शाहकोट से भागने के लिए अमृतपाल मर्सिडीज कार छोड़कर इसी ब्रेजा कार में सवार हुआ था। अमृतपाल सिंह सिर्फ अपना लुक ही नहीं बदल रहा है, वो भारत से भागने के लिए रूट भी बदल सकता है। वैसे तो अमृतपाल सिंह की भारत विरोधी साजिशों के लिए पाकिस्तान सबसे मुफीद देश है, इसलिए यह आशंका है कि वो पंजाब से पाकिस्तान भाग सकता है। लेकिन पुलिस को शक है कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने के लिए नेपाल का रास्ता भी चुन सकता है। अमृतपाल आखिरी बार पंजाब के जालंधर में देखा गया था। जालंधर से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अमृतपाल के पाकिस्तान भागने की आशंका को देखते हुए पंजाब फ्रंट पर बीएसएफ की टीम अलर्ट है, इसलिए अमृतपाल पंजाब से उत्तराखंड और फिर नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अमृतपाल के लिए ना तो जालंधर से पाकिस्तान भागना आसान है और ना ही नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचना आसान है। अब अमृतपाल सिंह की तीसरी कुंजी की बात करते हैं, जिस पर जांच एजेंसी पिछले कुछ समय से बहुत ही सीक्रेट तरीके से नजर रखे हुए थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की पत्नी की भी जांच शुरू कर दी है। अमृतपाल सिंह की तरह उसकी शादी की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। अमृतपाल 10 साल से दुबई में रह रहा था। जैसे ही वो भारत लौटा, कुछ ही दिन बाद उसकी शादी हो गई। पिछले साल 10 फरवरी को किरणदीप नाम की लड़की से उसकी शादी हुई। दोनों की शादी जालंधर में बहुत ही सामान्य तरीके से हुई। शादी से पहले तक किरणदीप का परिवार ब्रिटेन में रहता था। शादी से कुछ ही दिन पहले वो लोग भारत आए थे और यहां दोनों की शादी कर दी गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अमृतपाल सिंह किरणदीप कौर के संपर्क में कैसे आया। किरणदीप कौर का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संपर्क में आए? दोनों की शादी अति साधारण तरीके से क्यों की गई? शादी के बाद अमृतपाल ने यह भी कहा था कि किरणदीप कौर अब पंजाब में ही रहेगी, वो ब्रिटेन नहीं जाएगी। उसने ये दावा किया कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, यानी जो लोग पंजाब छोड़कर चले गए हैं वो वापस पंजाब आएंगे। शादी करने के लिए अमृतपाल को भले ही दुबई से भारत आना पड़ा, लेकिन साजिश की शुरुआत दुबई में ही हो चुकी थी। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुबई में रहते हुए अमृतपाल सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्लब हाउस के जरिए दीप सिद्धू से जुड़ा था। दीप सिद्धू ने क्लब हाउस पर पंजाब की बातों की चर्चा के लिए एक ऑडियो रूम बनाया था। यह ऑडियो रूम दीप सिद्धू ने 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बनाया था। इस ग्रुप में अमृतपाल एक लिसनर के तौर पर शामिल हुआ था। कुछ एनआरआई सदस्यों के कहने पर अमृतपाल को स्पीकर भी बनाया गया। लेकिन अमृतपाल पंजाब के मुख्य मुद्दों के बजाय सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की बात करता था, जिसके बाद दीप सिद्धू ने फरवरी 2022 में अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन दीप सिद्धू के एक्सीडेंट में मौत होते ही अमृतपाल सिंह ने दीप सिद्धू की जगह ले ली और वो खुद वारिस पंजाब डे के संगठन का प्रमुख बन गया। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसके बिंदुओं को कनेक्ट कीजिएगा। अमृतपाल का दुबई जाना, वहां आईएसआई के संपर्क में आना, दीप सिद्धू से दोस्ती बढ़ाना, कुछ एनआरआईज के दबाव में स्पीकर बनना, खालिस्तान की बात करना, ग्रुप में ब्लॉक होना और दीप सिद्धू की मौत के बाद उसकी जगह ले लेना, अब इस सब की जांच की जा रही है। अब सत्ता की चौथी कुंजी की बात कर लेते हैं। अमृतपाल सिंह शनिवार से फरार है, लेकिन उसके समर्थकों को लगता है कि अमृतपाल को पुलिस ने अवैध रूप से पकड़ा हुआ है। इसके खिलाफ आज वारिस पंजाब डे के लीगल एडवाइजर ईमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कोर्ट से मांग की गई कि पुलिस को अमृतपाल सिंह को पेश करने के लिए आदेश जारी किए जाएं। इस पर जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो पंजाब पुलिस ने कहा कि अमृतपाल सिंह को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। पुलिस के जवाब से कोर्ट नाराज हो गई और फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? वो हथियारों के साथ घूम रहे थे। इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार होने में कैसे कामयाब हुए? 80,000 पुलिसकर्मियों वाली पुलिस कर क्या रही है? ये एक पूरा मामला इंटेलिजेंस फेल्योर का है। पुलिस ने जवाब दिया कि वो G20 की तैयारियों में लगी थी, इसलिए वो अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई और जल्द ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लेगी। कोर्ट में ही पंजाब पुलिस ने यह भी बताया कि अमृतपाल के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। कोर्ट की फटकार के बाद अब तक ये क्लियर नहीं है कि अमृतपाल कहां है। पुलिस के मुताबिक उसका लास्ट लोकेशन शाहकोट था, बावजूद इसके वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। लेकिन पंजाब के सत्ताधारी नेताओं में हर्ष का माहौल है। आपस में बधाइयां बांटने का दौर चल रहा है। दिल्ली के सीएम से लेकर पंजाब के सीएम तक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन इन बधाइयों के गुब्बारों पर नुकीले हमले भी जारी हैं।
दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल ख़राब करने की बातें कर रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का पंजाब में नाश करने का पर्चा होना चाहिए, जो ऐसा कोई पर्चा है, क्योंकि ये टोटली फेल्ड सरकार है। इनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए आम आदमी को। कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शुक्र है उनको जाग आ गई। ऐसा ऑपरेशन कभी होता है क्या? इतने इम्पोर्टेंट केस में मुलजिम भाग जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फेल्योर है कि एक व्यक्ति खुलेआम अगर एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है तो गृह मंत्रालय कहाँ सोया हुआ? ये तो गृह मंत्रालय का पंजाब सरकार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब। और अब सत्ता की पांचवी कुंजी की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा अहम है। अमृतपाल के बारे में अब तक जो बातें पता चली हैं उससे ये तो क्लियर है कि वो दुबई से भारत आया नहीं था, बल्कि खास मकसद के लिए भेजा गया था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे खालिस्तानी एक्टिव रोल में थे। उनका मकसद था कि किसी भी तरह से पंजाब को आतंकवाद की आग में झुलसाया जाए। लेकिन इन परेशान लोगों को ये समझना होगा कि ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी का भारत आंतरिक और वैश्विक दोनों रूप से मजबूत है। इस नए भारत को आप बहका नहीं सकते। आज का नौजवान विकास, टेक्नोलॉजी और भारत की बढ़ती ताकत को समझता है। भारत के विकास में वो खुद का विकास देखता है। पंजाब देशभक्तों का राज्य है। भारतीय सेना में सिख समुदाय के लोगों का रोल बहुत अहम रहा है। वो देश के लिए जान देते हैं। विदेश में रहने वाले सिख समुदाय के लोग भारत के एम्बेसडर हैं। एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले मुट्ठी भर एजेंडाधारी पंजाब के लोगों को बरगला नहीं सकते। ये बात एजेंडाधारी खालिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए, उनके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये उतना ही अच्छा है। वैसे अमृतपाल के विदेशी हैंडलरों की इच्छा के विपरीत पंजाब में सब कुछ शांत है। हालांकि 23 मार्च तक के लिए मोबाइल इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा। सुरक्षा कड़ी है। ऐसे में इन विदेशी हैंडलरों को पंजाब के आम लोगों की बात भी सुननी चाहिए कि अमृतपाल का एजेंडा कैसे नाकाम हो रहा है। तीन करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई। हर जितने आसपास जिले हैं सब जगह शांति है। किसी भी फेक रूमर से बिलीव ना करें। जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है, करती रहेगी और हम उन सब पर नजर रखे हुए हैं। जो शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति है बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल च रखने वास्ते ते अच्छे बंदियां नूं जिहड़ा शहर निवासियों नूं उन्हां नूं सिक्योर होण ते जिहड़ा माड़ा अंसर है उन्होंने सनप कर। मार्केट सारी ओपन है जी, कोई ऐसी गल नहीं है जी। हाँ जी, नॉर्मल चल रहा है। सभी मार्केट खुली हुई है, कोई बंद नहीं हुई। वैसे चल रहा है ना, वैसे चल रहा है। जो पैसे पहले चलता था आज भी वैसे चल रहा है। तो शांति है एकदम, शांति, बिल्कुल शांति है। सब कुछ भाई बहुत वधिया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की। कोई गलत काम होया नहीं। ना कोई डर का माहौल ही नहीं है। पीसफुली माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। कोई दहशत नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस
पुलिस भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रही है, पूरी चेकिंग है, पूरी मुस्तैदी से चल रहा है काम। बाजार मार्केट सब खुली है, बहुत कम हो रहा है, सब तरफ ट्रैफिक चल रहा है, कोई माहौल दे विच गड़बड़ नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। सेम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देखने में नहीं आ रहा कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो इंसिडेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो जो होना तो हो गया, लेकिन आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इस खबर में अब नजरिया बताने का वक्त है, लेकिन आज नजरिया नहीं, खालिस्तान गैंग को एक छोटी सी सलाह देना चाहते हैं। सलाह ये कि पंजाब को आतंकवाद की आग में जलाने के लिए ये गैंग जिस आईएसआई और कनाडा ब्रिटेन के खालिस्तानियों के इशारे पर खेल रहा है, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसी घटनाएं कभी कभार समाचार चैनलों और अखबारों की हेडलाइन तो बन सकती हैं, इस पर कुछ दिनों तक चर्चा भी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए भारत को तोड़ने के मंसूबे पूरे कभी नहीं होंगे। कल कुछ खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय हाईकमीशन में लगे तिरंगे का अपमान किया था। इस काम में कल मुट्ठी भर खालिस्तानी थे, लेकिन उसी जगह पर हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंच गए, भारत माता की जय के नारे लगाए, लंदन की सड़कें तिरंगामय हो गईं, लंदन की गलियों में भारत की हवा चल रही है, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्घोष ट्रेंड कर रहा है, और यहीं पर जय हो गाने पर ब्रिटेन की पुलिस भी डांस करती दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन बदस्तूर जारी है। माफिया अतीक अहमद के बेटे के एक दोस्त के ठिकाने पर छापेमारी से पुलिस को कई पिस्टल, कारतूस और तमंचे मिले हैं। पुलिस ने 70 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस ने चेकिंग की तो अलमारी से पिस्टल, तमंचा और रिवॉल्वर के साथ काफी मात्रा में कारतूस भी मिले, जिस अलमारी में अवैध हथियार रखे थे। वहीं पर लाखों रुपए 500 के बंडल में भी बरामद हुए हैं। उमेश पाल के हत्यारों को ढूंढने के लिए पुलिस यूपी में लगातार एक्शन मोड में है। ये सारे वो सामान हैं, ये कैश हैं जो, और इसके साथ ही वो हथियार भी मिले हुए हैं, और 2 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। ये सामने आपको कैमरे में दिख रहे हैं, करीब महीने भर होने का है, एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं आप प्रयागराज पुलिस के लिए। आपको दिख रहा होगा बैग है, कैश है, इतनी संख्या में एक कैश आपको दिख रहा होगा। करीब 70 लाख रुपए के बारे में कहा जा रहा है कि कैश है। कैश गिनने के लिए मशीन भी यहाँ पर, नोट गिनने के लिए मशीन भी लाई गई, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो हमें बताया गया वो 70 लाख के करीब में कैश है, और एक पिस्टल भी मिला है हथियार, जिसका शूट आउट में इस्तेमाल हुआ था। और ये वो अतीक अहमद का घर है यहाँ पर, और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और कई सारे इसके अलावा भी आप देखिए हथियारों का जखीरा यहाँ से मिला हुआ है। मैं अगर गिनती करूँ तो आपको बहुत सारे कार्ट्रिज भी दिख रहे होंगे, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हथियार यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। काले रंग का बैग है और कैश है, और ये बताया गया है पुलिस की तरफ से कि कुछ देर बाद इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। अब सत्ता की वर्कशॉप में हम उस सोच की सर्विसिंग करने जा रहे हैं जो भारत को दुखियारों का देश मानती है, और अपनी सेलेक्टिव सोच के आधार पर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। आज हम ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने वाले हैं जिनकी नजरों में भारत का दुख कभी खत्म नहीं होता है, और वो आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को भारत से बेहतर मानते हैं। हम बात कर रहे हैं उस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जो भारतीयों के लिए अपने आप में एक चुटकुला बन गया है, और आज आपको भी इस चुटकुले को सुनकर हंसी आ सकती है। हर बार की तरह 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पर यूएन की संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की ओर से ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि कौन से देश सबसे खुशहाल हैं और कौन देश ज्यादा दुखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मजाक यह है कि इस रिपोर्ट में 137 देशों की लिस्ट में भारत को 126वें नंबर पर रखा गया है, यानी भारत को सबसे कम 15 खुशहाल देशों में रखा गया है, जबकि उससे ऊपर पाकिस्तान 108वें नंबर पर और श्रीलंका 112वें नंबर पर है। अब यह रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया के लिए जैकपॉट बन सकती है, क्योंकि इसके आधार पर एंटी इंडिया शार्प शूटर अपनी कलम को बंदूक बनाकर भारत विरोधी शार्प शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं उससे एजेंडाधारियों की हैप्पीनेस थोड़ी सी कम होनी तय है। खुशियों को नापने वाली इस रिपोर्ट को इच्छाधारी मीडिया ने पढ़ा होगा। हाथों में ग्रीन टी और स्नैक्स के साथ चटकारे लेते हुए लंबे चौड़े आर्टिकल भी लिखे जा रहे होंगे, लेकिन शायद एक छोटे से स्टार पर
उनका ध्यान नहीं गया होगा, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के नाम के आगे बना हुआ है और आधे अधूरे आंकड़ों के साथ इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। इसलिए इसे लेकर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल खुशहाल देशों पर जारी इस रिपोर्ट में जो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसमें एक पेज है और ये पेज क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। 2020 से 2022 तक के आंकड़ों पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत का 3 साल का पूरा डाटा लिया गया है, पाकिस्तान श्रीलंका का सिर्फ 2 साल का डाटा लिया गया। अब आप सोचिए, भारत का 3 साल का और इनका 2 साल का। रिपोर्ट में भारत में कोरोना की स्थिति को शामिल किया गया है, पाकिस्तान और श्रीलंका की कंगाली को इसमें छोड़ दिया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। 2022 में पाकिस्तान श्रीलंका में सबसे खराब हालात रहे हैं। सत्ता परिवर्तन से लेकर महंगाई तक हर मोर्चे पर बवाल रहा है और तस्वीरें लगातार उसकी सामने आती रहती हैं। रिपोर्ट में दोनों देशों का 2022 का डाटा शामिल नहीं किया गया, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा था उसको ही शामिल नहीं किया गया, यानी वो डाटा जो बताता कि पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात किस तरीके से बद से बदतर स्थिति में पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति को भारत से इन आंकड़ों के जरिए छुपा करके बेहतर बताया गया। इसलिए आज हमने हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करने वालों के लिए एक रील तैयार की है। ये वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं, इसलिए उनकी याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए आज उन्हें पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें दिखाना जरूरी है जो एकदम लेटेस्ट हैं और वहां की मौजूदा स्थिति से जुड़ी हुई हैं। इस रील को देखने के बाद खुशियों के मामले में पाकिस्तान को भारत से बेहतर समझने वालों के कई भ्रम दूर हो जाएंगे। हंसी आई आपको? ये पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका को भारत से बेहतर बताकर जिन लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे, आज उनके लिए भी हमारे पास एक रील है जो उस श्रीलंका के दृश्यों पर तैयार की गई है जो सत्ता परिवर्तन, कंगाली और महंगाई की भट्टी में जल रहा है। लेकिन शायद रिपोर्ट तैयार करने वालों ने वही देखा जो वो देखना चाहते थे, इसलिए उनकी आंखें खोलना भी आज बेहद जरूरी है। और अब हम आपको साल 2023 के ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की कुछ और बड़ी बातें भी बता देते हैं, लेकिन ये कितनी सत्य हैं ये आप भारत के साथ हुए दोहरे मापदंड को देखकर शायद एक बार जरूर सोचेंगे। इस रिपोर्ट में लगातार छठे साल फिनलैंड को सबसे ज्यादा खुशहाल देश बताया गया, हालांकि उसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है। टॉप 20 देशों की लिस्ट में एशिया के किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया। 137 देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान को आखिरी नंबर पर रखा गया है। खुशहाल देशों की लिस्ट में खुद को दुनिया का सुपर पावर बताने वाले अमेरिका को 15वें नंबर पर रखा गया है, जबकि ब्रिटेन 19वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में जिनपिंग के चीन को 64वें नंबर पर शामिल किया गया है। दोहरा मापदंड ये कि ईरान, इराक और म्यांमार को भी भारत से ऊपर रखा गया है। और अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि इस हैप्पीनेस इंडेक्स का आधार है क्या, इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो आज सत्ता की कुंजी में आपको इसका जवाब भी मिलेगा। खुशियों को नापने वाले इंडेक्स को तैयार करने के लिए 137 देशों के करीब 1 लाख लोगों से सवाल किए गए और 6 पैमानों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जैसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय,
स्वस्थ जीवन की संभावना यानी किसी शख्स को कितनी बीमारियां हैं या फिर उन बीमारियों का कितना सफल इलाज मिलता है। सोशल सपोर्ट यानी समाज का समर्थन, फैसले लेने की आज़ादी, उदारता यानी दूसरे लोगों की मदद के लिए लोग कितना आगे आते हैं। और इस सर्वे का आखिरी पैमाना होता है भ्रष्टाचार। जीडीपी और औसत आयु के बारे में सरकारी संस्थाओं से जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन बाकी 4 बातों को जानने के लिए लोगों से क्या सवाल किए जाते हैं वो भी जान लीजिए। जैसे सोशल सपोर्ट की जानकारी के लिए पूछा जाता है, जब आप मुसीबत में थे तो क्या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने मदद की। इसके अलावा यह सवाल किया जाता है कि आप अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे चुनने और फैसले लेने की आज़ादी है या नहीं। उदारता को जानने के लिए सवाल है, क्या आपने पिछले 1 महीने में किसी चैरिटी को पैसा दिया है। और आखिरी सवाल यह होता है कि क्या सरकार में भ्रष्टाचार फैला है या नहीं। लेकिन आपको आज ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो देश अभाव में खुशी तलाश लेता है, जो भारत आध्यात्मिक शक्ति से लैस रहा है, जीवन क्या है और खुशी क्या है, इसके सूत्र जिस भारत ने दुनिया को दिए हैं उसे दुखियारा बताने का सिलसिला पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है। और इच्छाधारी रिपोर्ट कई सालों से सामने भी आ रही है। साल 2013 में 137 देशों की लिस्ट में भारत को 111वें नंबर पर रखा गया। साल 2015 में भारत की हालत को खराब बताते हुए इसे 117वें नंबर पर धकेल दिया गया। 2016 में भारत को 118वें नंबर पर रखा गया, जबकि साल 2017 में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 122वां नंबर मिला। और अब साल 2023 में जो रैंकिंग जारी हुई उसे 126वां नंबर दिया गया। यानी इस रिपोर्ट को आप एक वार्षिक मजाक भी कह सकते हैं, जो हर साल जारी कर दिया जाता है और बताया जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति हर साल बिगड़ती जा रही है। लेकिन इस बार हद ये हो गई कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को भी भारत से ज्यादा खुशहाल बता दिया गया। अब इस खबर का नजरिया 9। सांख्यिकी का नियम है, सैंपल भले ही छोटा हो, लेकिन अगर सैंपल चुनते हुए सावधानी बरती गई तो उसके नतीजे ठीक हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं हैप्पीनेस इंडेक्स किन तेजस्वी लोगों ने बनाया है, जो कहते हैं कि भारत के लोग पाकिस्तान और श्रीलंका के लोगों से ज्यादा दुखी हैं, ये बताते हुए भी कि वो आंकड़ों से खेलते हैं, सेलेक्टिव होकर गोलमाल करते हैं। दूसरी बात है, सुख क्या है, शांति क्या है, जीवन क्या है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए दुनिया भर के लोग भारत आते हैं, जहां जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली कुंजियां बनी हैं, सूत्र गढ़े गए हैं, जहां तमाम तकलीफों और अभावों के बीच भी उत्सव मनाए जाते हैं। उस देश का मूल्यांकन सारे पहलू देखकर करना चाहिए। एक कप कॉफी और ब्रेड मक्खन का सेवन करते हुए कहीं मक्खन लगा देना, कहीं सूखी ब्रेड फेंक देना जायज बिल्कुल भी नहीं है। सद्भाव वाली सोच हो, संस्कृति हो या संगीत, दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर को सलाम करती है।